अब देखिए जो केमिस्ट्री में करा रहे थे, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें आपको कुछ परिभाषा शायद लिखाई थी, शायद जहाँ तक हमें याद है कि इसकी कुछ परिभाषा लिखाई थी शायद, ठीक है। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन चीज़ों की आपको परिभाषा लिखाई थी हमने, और कुछ कारण लिखा दिए थे कि भाई इनके पृथक्करण का या इनके अलगाव का कारण क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपको शायद स्रोत बताए थे, लिखाए थे, नहीं लिखाए थे भी, स्रोत लिखाए तो थे नहीं भी शायद, कि स्रोतों में क्या होता है। स्रोतों की अगर बात करें तो आपको बताया था कि कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित स्रोत होते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको प्रकृति देती है, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको क्या दे, प्रकृति दे, हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। प्रकृति के अतिरिक्त देखिए है तो सब कुछ प्रकृति का ही, कोई भी चीज़ बिना प्रकृति के नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले जो फिजिक्स में बताया होगा, तो फिजिक्स की अगर परिभाषा ही कही गई हो तो फिजिक्स की परिभाषा यही होती है, स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स, यानी प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। दुनिया में फिजिक्स के अतिरिक्त है कुछ नहीं, समझ रहे हैं। अगर कहा जाए तो दुनिया में फिजिक्स के अतिरिक्त कुछ है नहीं। अब ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं ये है क्या, ये उन्हीं के बीच की कड़ी है जो दूसरी चीज़ों में सामंजस्य स्थापित करती है। बताया जा चुका है आपको, पहले जब केमिस्ट्री शुरुआत करी होगी तो बताया गया होगा कि आपको सबसे पहले की अगर बात करें तो क्या था, फिजिक्स था। फिजिक्स के बाद फिर क्या आई, बायो का हिस्सा आया, बायो के बाद फिर केमिस्ट्री का हिस्सा आया। क्यों, क्योंकि परिभाषा के रूप में ये कह दिया गया था कि एवरीथिंग, ठीक है, या जो भी आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर, जितना भी प्रकृति का अध्ययन करेंगे वो सब क्या है, फिजिक्स है। अब प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो प्रकृति में हमको दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, कुछ लिविंग्स मिलती हैं और कुछ नॉन लिविंग्स मिलती हैं, यानी कुछ जीवित मिलती हैं और कुछ, ठीक है, मरी हुई का मतलब है निर्जीव मिलती हैं। मरी हुई से मतलब तो ये हो गया फिर आपका कि जीवित थी और मर गई, ये तो है। यानी कुछ ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन या मूवमेंट या कुछ भी चीज़ संभव है, कुछ ऐसी हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। उनको हम क्या कहते हैं, ये आप पुराने से जानते होंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कि सजीव और निर्जीव। फिर उस, ठीक है, कि कोई चीज़ जो है जिसमें वृद्धि और कोई परिवर्तन संभव होता है क्या कहलाती है, सजीव कहलाती हैं। जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। फिर उसके बाद दो हिस्से उनके आए थे, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, शायद जानते होंगे कि जूलॉजी और बॉटनी से मतलब ये हो गया कि एक जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, जो जीव विज्ञान थे उसके दो हिस्से, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। अब फिर उसमें बेसिक अंतर डिसाइड किया गया और ये बताया गया कि भैया जिनमें किसी भी तरह का मोशन हो सकता है सारे के सारे सजीव ही, लेकिन जिनमें मोशन हो सकता है उनको एक कैटेगरी में रख दिया हमने, जिनमें मोशन नहीं हो सकता है उनको हमने क्या कर दिया, एक दूसरी कैटेगरी में रख दिया। अब इतना सब कुछ जब हो गया तो ये कहा गया कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल सा यही है, अब ये कह दिया गया ये क्या है, फिजिक्स है, कुछ इसका शेप होगा, कुछ डेंसिटी होगी, बहुत सारी, कुछ वॉल्यूम होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो गया, फिजिक्स का सिस्टम हो गया। अब इसमें बायो का सिस्टम तो है नहीं, या अगर सजीव निर्जीव का हो सकता है कि भाई अगर उसकी दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या है, निर्जीव हिस्सा है, दो हो गए। अब ये बात आई फिर केमिस्ट्री कहाँ गई, भाई पानी भी केमिस्ट्री नहीं है, पानी भी क्या है, फिजिक्स ही है, क्योंकि पानी के पास भी क्या होगा, कुछ डेंसिटी होगी, नहीं होगी, तो पानी भी केमिस्ट्री नहीं है। यानी जितना जो कुछ भी आप शुरुआत अगर समझें तो सब कुछ फिजिक्स है, कुछ है ही नहीं। तो केमिस्ट्री ने ये सवाल उठाया फिर भाई कि आखिर हम हैं क्या, जब सब फिजिक्स है और बचा कुचा बायो है तो फिर हम हैं क्या। तो ये कहा गया कि तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है, ठीक है। कैसे कि भैया जो इसका एग्जिस्टेंस है उसका कंपोजिशन क्या है, किसी ना किसी मैटर से बना होगा, ये भाई किसी ना किसी पदार्थ से बना होगा, तो उस पदार्थ का कंपोजिशन कौन बताता है, केमिस्ट्री बताती है। जैसे हम खड़े हैं, अगर देखा जाए तो हमारा स्ट्रक्चर या जो कुछ भी देखेंगे किसकी कैटेगरी में जाएगा, फिजिक्स की कैटेगरी में जाएगा। लिविंग है किसकी कैटेगरी में जाएगा, बायो की कैटेगरी में जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा शरीर बना हुआ है वो किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है, किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हमारी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, ये कौन बताएगा, ये केमिस्ट्री बताएगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे तत्व ही तो हैं। आप कोई हिस्सा देखें तो कैल्शियम का है, कोई हिस्सा देखें आप कहीं तो आप कहीं देख रहे हैं सोडियम से जुड़ा हुआ है, कहीं आप देख रहे हैं तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, कोई हिस्सा आपका फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि लगता है
फास्फोरस जैसे केमिकल का क्या काम है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी हैं, हमको अजीब लगती हैं, ठीक है, लेकिन उनके पीछे के साइंटिफिक रीजन होते हैं। आपको हमने कई बार बताया है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी बिना रीजन्स के नहीं चलती है। जैसे एक सिस्टम होता है, दीपावली अभी गई है, एक दीपावली में कहते हैं एक जो नहीं एक पदार्थ होता है जिमीकंद, ठीक है, शायद कहते होंगे कि वो खाना कहा जाता है कि भैया इसको खाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा उसमें क्या खास है कि जो खाना चाहिए, तो उसके लिए ये कहा जाता है। और तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, कहीं ये चलता है कि दीपावली में आँखों में काजल लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो छछुंदर बन जाओगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, कहीं ये कह देते हैं कि वही जो निकल के आ रहा है खंत, ठीक है, अगर आप उसको नहीं खाएंगे तो छछुंदर हो जाएंगे, या कुछ और कई तरह के सिस्टम्स जो जनरेट होते हैं। अब देखिए उनके पीछे लॉजिक क्या है, उनके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए ज़रा। पीछे का लॉजिक ये है, जो वो जिमीकंद होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, और इतनी फास्फोरस की मात्रा होती है कि अगर आप उसको साल में एक बार भी खा लें तो आपकी बॉडी में पूरी पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस इनरोल्ड रहेगी। इसीलिए सिस्टम्स जनरेट किए गए कि कम से कम अच्छा नहीं लगता है तो एक बार मजबूरी में खा लो। भाई दीपावली में अगर एक बार खा लोगे तो अगली दीपावली तक चल ही जाएगा कम से कम, फिर खा लोगे, फिर फास्फोरस की कमी आपकी बॉडी में कमी, ठीक है, नहीं हो पाएगी। यानी फास्फोरस की जितना चाहिए हमको उतनी पूर्ति करता रहेगा वो। इसीलिए सिस्टम्स जनरेट किए जाते हैं। आपको हमने बहुत बार बताया है कि जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हों, चाहे इस्लाम की हों, चाहे जिसकी हैं, उनके पीछे कहीं ना कोई एक साइंटिफिक रीजन रहा होता है। जैसे चाहे हिंदू समाज हो चाहे इस्लाम हो, दोनों में क्या है, फास्टिंग की व्यवस्था है। भाई फास्टिंग तो दोनों में किया जाता है। फास्टिंग का हमारे शरीर के लिए बहुत यूजफुल है। जो फास्टिंग की अगर बात करेंगे हम, अगर व्रत रहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बस हाँ, नियम कुछ अलग हैं, किसी के साप्ताहिक होते हैं, किसी के पूरे महीने वाले होते हैं, किसी का सिस्टम अलग होता है। अब होता ये है कि अगर हम मान लीजिए कुछ दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, एकदम जैसे प्यूरीफायर नहीं होता है, अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे पूरी तरह से, वो ये वाला फास्टिंग नहीं जो आजकल का ट्रेंड हो गया है। आजकल की फास्टिंग तो बेकार है, वो तो आप उस फास्टिंग में तो आप उससे ज़्यादा कैलोरी या फैट या जो कुछ भी है आप डेली रूटीन से ज़्यादा ले रहे हैं। क्योंकि भाई डेली रूटीन है, हम मान लीजिए अभी चले, ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए सुबह चले उठ के तो बहुत हद है, चाय वाय पी ली होगी। अगर दिन में खाएंगे कुछ तो वही या तो दाल चावल रोटी सब्जी, पूड़ी उड़ी के नहीं खाएंगे, जाहिर सी बात है, जानते हैं कि कोई भी नहीं खाना पसंद करेगा रोज़। अब कुछ लोग हों तो अलग है अपवाद, वरना ये तेली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना नहीं पसंद करता आदमी। तो क्या होगा, आप हर समय तो खाएंगे नहीं, शाम को गए फिर वही चीज़, मतलब उसी तरह का कोई खाना, या तो रोटी सब्जी, किसी ओकेजनली कहीं पूड़ी और ये सब बन गया तो अलग बात है, वरना सबके घरों में ज़्यादातर यही रहता है कि एक रोटी सब्जी दाल चावल, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यही रहता है। ये क्या है, एक नॉर्मल सा, इसमें किसी भी तरह का, ये हमारे लिए आवश्यक है, किसी भी तरह का एडिशनल या एक्स्ट्रा फैट वैट नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो ये रूटीन चल रहा है। अब 6 दिन के बाद 7वां दिन जब आता है तो हमारा रूटीन ये कहता है कि एक फास्टिंग होनी चाहिए। फास्टिंग होने का मतलब होता है कि हम शरीर को रेस्ट दें, लेकिन हम करते क्या हैं, फास्टिंग में शरीर को और थका देते हैं। और थकाने का मतलब है 6 दिन तो उसने प्रॉपर ढंग से वर्क किया है, 7वें दिन उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन हम 7वें दिन क्या करते हैं, व्रत रह लेते हैं। अब अगर व्रत रह गए हम तो समस्या क्या है, उसमें सारी चीज़ें फैट वाली खाते हैं। नहीं पता चला आलू कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको फ्राई भी तो काहे में करेंगे, ठीक है, घी भी में करेंगे, क्या है, बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके साथ मूंगफली के दाने खाएंगे, वो भी क्या है, फैटी है। ऑयल, जिनमें ऑयल मिले समझ लो क्या है, फैट जनरेट करेंगे। और व्रत में सारी वही चीज़ें ज़्यादातर खाई जाती हैं, क्योंकि फल वल खाना पसंद नहीं करता आदमी। अगर फल वल खा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर क्या करता है, इसी तरह की कोई चीज़ें, या तो आलू वालू मिल जाए या ये मिल जाए। अब तो और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए, सब्स्टिट्यूट और का मतलब है सब्जी रोटी खाते हैं, सब्जी पूड़ी खाते हैं। सब्जी पूड़ी से मतलब है कि पता चला या तो आलू की सब्जी बना ली जैसे सब्जी बनती है नॉर्मली, और क्या कर ली, कुट्टू के आटे की या सिंगाड़े के आटे की, वही, ठीक है, पूड़ी उड़ी बना ली। यानी कहने का मतलब पता चला डिश खा रहे हैं, कचौड़ी बना के खा रहे हैं, इसी चीज़ की तहड़ी बना के खा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है सिस्टम है कि हम फास्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला हमारे। फास्टिंग का रूल ये होता है कि जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं उस दिन हमारी बॉडी से जितने टॉक्सिक
पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे निकलते हैं। हमारी बॉडी को खाना चाहिए ही चाहिए, तो हमारी बॉडी करती क्या है, जो एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट होती हैं हमारी बॉडी में, उन सेल्स को उस दिन पचाती है। जितने हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट हो जाती हैं वो क्या करता है, उस दिन उन सेल्स को क्या कर देती है, पचा देती है, जिससे किसी भी तरह की अनवांटेड सेल्स हमारे शरीर में जनरेट नहीं हो पाती। ये इसका लॉजिक था। लॉजिक को बिगाड़ के क्या कर दिया गया पता नहीं। तो यानी हर जो भी चीज़ है, जो भी किसी धर्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके पीछे के कुछ लॉजिक्स होते हैं। पहले भी लोग लॉजिकल थे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही नहीं धार्मिकता थोप दी आप पर कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। कितनी बार तो बताई होंगी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। कभी कभार क्या होता है, लोग कहते हैं अरे ठीक है कोई समस्या आ गई हमारे पर्टिकुलर, अब क्या हो गई, समस्या आ गई, अब कह रहे हैं अरे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब किसी ने ये कह दिया जाओ यहाँ मन्नत मांगो, ठीक है, अब मन्नत मांग ली उन्होंने कि अरे हम वहाँ आएंगे आपके दर पे और पैदल ही आएंगे, ये है। अब हुआ क्या, अब आपका क्या था, फैलोपियन ट्यूब्स का जो सिस्टम होता है, फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, पता चला वो सूजी हुई हैं। अब क्या है, तो प्रोसेस आगे फर्टिलाइजेशन का नहीं हो पाता है। अब जब ये चीज़ कह दी गई कि ऐसा ऐसा करेंगे हम, अब जब आप गए अब मन्नत मांगते हैं तो ऐसे ही तो मांगते हैं, या तो पैदल जा रहे हैं, ये तो होता है, या तो लेट लेट के जा रहे हैं, या तो कहीं कोई चढ़ाई वाली जगह पे। अब ऐसा तो नहीं होता है कि कोई ऐसी जगह मान ले रहे घर पे जाएंगे आराम से खूब चाय पकौड़ी खाएंगे बढ़िया बनाएंगे, अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं मानता कोई। तो अब उसमें होता क्या है, जब आप गए, ठीक है, आपने इतना वर्कआउट किया, ठीक है, आपका फैट रिलीज हुआ, फैट रिलीज हुआ तो फैलोपियन ट्यूब्स खुल गई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब क्या है, अब अगर बात करते हैं कहीं पर तो उसके पीछे क्या कर दिया था, कह ये दिया था अरे ये माता जी से हमने मन्नत मांगी तो ऐसा हो गया। तो वो भी अगर कहा जाए कोई शक्ति हम मानते भी हैं, अगर एग्जिस्ट भी कराते हैं शक्ति को, तो वो भी यही तो कहता है, कहीं जादू तो कोई कर नहीं देता है भाई। क्या होगा, बस ये होता है जो हम चीज़ों को मानते हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं काम करने की। जैसे आपने कहा सुना होगा कई बार कि अरे भगवान से ये मांग लिया वो मांग लिया, उसके लिए क्या करते हैं आप, मांगते भी हैं साथ में कोशिश भी तो करते हैं। आप कह दो बस भगवान पास हो जाए किसी तरह से, पेपर देने ही ना जाओ, क्या पास हो जाओगे, नहीं। लेकिन वहाँ तो आप कोशिश भी करोगे, मांगोगे भी, और साथ में जोर लगा के कोशिश भी कर रहे हैं कि अरे ये कर लें वो कर लें, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है जब आप कोशिश करेंगे रिजल्ट तभी मिलने हैं। तो कोई भी धार्मिक परंपरा आप ले लीजिए, सबके पीछे के लॉजिकल हिस्से क्या है, वही हैं। तो जो प्राकृतिक और संश्लेषित आपको बता रहे थे उसमें भी अगर कहा जाए तो जहाँ से मैटर स्टार्ट हुआ इतना, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, अगर नेचुरल चीज़ों की बात करें तो जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो तीन ही अवस्थाओं में एग्जिस्ट करती हैं। एक तो फिजिक्स का मटेरियल होगा, या फिर आपका केमिस्ट्री का कंपोजिशन होगा, और या फिर एग्जिस्टेंस उसका लिविंग नॉन लिविंग का होगा, जो कि बायो के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी चीज़ हमने बनाई है कहीं ना कहीं उसके पीछे नेचर लगा होगा। जैसे ये है, मान लीजिए ये है क्या, आर्टिफिशियल है भाई, आर्टिफिशियल ही तो है, इसलिए इसको क्या है, इंसान ने बनाया है, मशीनों ने बनाया है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, प्राकृतिक नहीं कहा गया, क्या कहा गया, कृत्रिम कहा गया, आर्टिफिशियल कह दिया गया। लेकिन इसमें जो सब्सटेंस लगा होगा वो कहीं ना कहीं होगा तो नेचुरल ही नहीं भाई, कहीं ना कहीं जो इसमें सब्सटेंस लगा होगा वो क्या होगा, नेचुरल होगा। प्लास्टिक्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं से तो बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस पे खड़े हैं, बेंच है, अब अगर ये है तो ये है क्या, है तो आर्टिफिशियल भाई, बनाई तो किसी व्यक्ति ने ही है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक देखो, काहे से बनी है, लकड़ी से बनी है, लकड़ी काहे का है, नेचुरल प्रोसेस है। तो लगभग सारी चीज़ें होती कहाँ से हैं, नेचुरल से निकलती हैं। बस उनको हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में मिल रही हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक हैं। और अगर उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, किसी अप्रत्यक्ष रूप में यूज कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप में हमने बनाकर यूज कर दिया, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं, आपकी आर्टिफिशियल हैं या संश्लेषित हैं। देखिए संश्लेषण और कृत्रिम थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। जो आपका आर्टिफिशियल शब्द है, क्योंकि शब्द सिंथेसिस जो संश्लेषित होता है उसका मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कहने का मतलब है सिंथेसाइज कर रहे हैं, मतलब हम उसको जनरेट कर रहे हैं। कहीं पर आता है चीज़ों में कि ये इसका संश्लेषण है, ये इसके बहुलीकरण से प्राप्त है, इसके संश्लेषण से प्राप्त है। तो इनका बेसिक अंतर ये होता है कि संश्लेषण जो शब्द है, संश्लेषण का मतलब होता है कि बिल्कुल बेसिक इकाई से, ठीक है, जिनसे वो चीज़ बनी है उस बेसिक इकाई को लें और हम क्या कर दें, डायरेक्ट जोड़ दें, उसमें बीच से कुछ निकले उकले ना,
समझ रहे हैं? जैसे इन दो को जोड़ना है, मान लीजिए हमें बहुलक और संश्लेषण का अंतर बता दे रहे हैं आपको कि अगर हम दो चीज़ें जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम संश्लेषण भी कहते हैं और हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण भी कहते हैं। जैसे पॉलीथीन सुना होगा, पॉलीथीन, एथीन जानते हैं, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन है आपका। अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन करा दें यानी बहुलीकरण करा दें, बहुलीकरण कराने का मतलब है कितने अणु ले लिए, N अणु ले लिए। अब हम इसको जोड़ दें और हम एक कंपाउंड बना दें जिसमें कितने हिस्से हों, N हों। मतलब ये है कि हमने देखिए यहाँ से कितने पेन लिए हैं, 3 पेन लिए हैं, ये देख रहे हैं आप, 3 पेन लिए हैं। अब क्या कर दें, ये 1 2 3 हो गए। अब हम क्या कर दें, इन तीनों को मिलाकर एक कर दें, ठीक है, मिला दिया हमने। तो इसमें अगर एग्जिस्टेंस कहें तो कितना है, तीनों का है, लेकिन अब ये अगर पूरे अणु की बात करें तो कितना है, 1 है। समझ रहे हैं? इसमें मिले तो कितने हैं, 3 हैं, लेकिन अणु कितना है हो गया, अब ये 1 हो गया ना, अब ये 3 तो नहीं है कि हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जब हम बहुलीकरण कराते हैं तो कोई छोटी छोटी चीज़ निकलती है इनके बीच से, कि कुछ निकलेगा और आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर संश्लेषण करा रहे हैं तो निकलना कोई आवश्यक नहीं है, निकलना चाहे निकल भी सकता है, ना निकलना चाहे ना निकले। यानी कहने का मतलब है अगर हमें जोड़ना है एक के बाद एक तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कैप निकाल के ही इसमें जोड़े। अगर कैप निकाल के इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि बहुलीकरण करा रहे हैं। अगर संश्लेषण है तो इसका मतलब है कि हम निकाल कर भी जोड़ सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट भी जोड़ते चले जाए। ये क्या होता है, संश्लेषण का प्रोसेस होता है। तो आपने कुछ लिखा था प्राकृतिक, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए प्राकृतिक स्रोतों में, ठीक है। लिखिए, कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करने के प्राकृतिक स्रोत निम्न प्रकार हैं। कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करने के प्राकृतिक स्रोत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, पौधों से। पौधों से, तो लिखिए इसमें पौधों से, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा पौधों से। उसके अंतर्गत लिख लीजिए एसिड, एसिड यानी अम्ल, एसिड कॉमा एस्टर, एसिड अम्ल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अम्ल कॉमा एस्टर ये कंपाउंड्स होते हैं। एस्टर कॉमा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉमा वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, कार्बोहाइड्रेट कॉमा वनस्पति तेल कॉमा गोंद, गोंद कॉमा सुगंधित तेल, सुगंधित तेल कॉमा परफ्यूम, परफ्यूम आदि पौधों से प्राप्त होते हैं, आदि पौधों से प्राप्त होते हैं। पहले लिख लीजिए फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्यों प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज लिख लीजिए जंतुओं से, जंतुओं से प्रोटीन, जंतुओं से मुख्यतः जो चीज़ें मिलती हैं प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन, वसा, हार्मोन्स कॉमा यूरिया आदि, यूरिया आदि। अगला है कवक व, कवक जिसको फंगस फंजाई बोलते हैं, कवक या सूक्ष्म जीवियों द्वारा। अगला हिस्सा है कवक या सूक्ष्म जीवियों द्वारा, कवक या सूक्ष्म जीवियों द्वारा
तो लिखिए एल्कोहल कवक या सूक्ष्म जीवियों द्वारा, इसके अंतर्गत लिख लीजिए एल्कोहल, एसिड, अल्कोहल, एसिड, कमा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक प्रतिजैवी, एंटीबायोटिक तो नाम तो सुना होगा बहुत, अभी बताएंगे सारी चीज़ें, पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, एंटीबायोटिक आदि। ठीक है, अगली लिख लीजिए प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम से। तो इसमें लिख लीजिए गैसोलीन, गैसोलीन, कॉमा केरोसिन, गैसोलीन, कॉमा केरोसिन, कॉमा वैसलीन, वैसलीन। अभी बताएंगे वैसलीन कौन सी, पहले लिख लो, अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे जो लिखा है आपको। ठीक है, वैसलीन, कॉमा पैराफिन मोम। हमारे यहाँ पढ़ के भी अगर आपको सवाल पूछने पड़ जाए तो बेकार है, हमारा मानना है नहीं, क्योंकि हमको तो नहीं लगता है इतना ज़्यादा जितना हम बोलते हैं, बोलने से मतलब होगा फालतू नहीं बोलते हैं, जितना आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बोलेगा कोई नहीं। अभी वैसलीन बताया था नहीं बताया था कल, वैसलीन के बारे में नहीं बताया, अभी नहीं बताया तो इंटर में बताया होगा फिर। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कहाँ कहाँ बताया कहाँ नहीं। क्या लिखा है, वैसलीन आदि लिख लीजिए बस। ठीक है, मोम भी होते हैं, ऐसा नहीं है, वैसलीन है, मोम है, कोलतार है, बहुत सारे होते हैं। कोलतार जिसको डामर बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद अगली हेडिंग लिख लीजिए संश्लेषित, संश्लेषित स्रोत, संश्लेषित स्रोत। तो इसमें लिख लीजिए कुछ रंजक, कुछ रंजक लिख लो, भी आराम से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रंजक ब्रैकेट में डाई लिख लीजिए, डाई, जो डाई होती है कलर, रंजक का मतलब है डलर, कलर जो होते हैं। ठीक है, जो रंजक होते हैं, रंजक का मतलब होता है कलर। रंजक, कॉमा दवाएं, दवाएं, कॉमा रेसे, फाइबर्स, कॉमा विटामिन, आदि प्राकृतिक उत्पाद हैं, किंतु आदि प्राकृतिक उत्पाद हैं, किंतु देखिए प्राकृतिक तो हैं लेकिन प्रकृति हमें इतना नहीं देती है जितनी हमें आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे? तो हमको क्या करना पड़ता है, संश्लेषण करना पड़ता है इनका। तो लिखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक पदार्थ हैं किंतु अधिक संख्या में, अधिक संख्या में उपयोग होने के कारण, अधिक संख्या में उपयोग होने के कारण इन्हें संश्लेषित किया जाता है। अधिक संख्या में उपयोग होने के कारण इन्हें, अधिक संख्या में उपयोग होने के कारण इन्हें संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, अब जरा आप बोलते जाइए, हम आपको सुनाते जाएं कहानी। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत लिखिए, प्राकृतिक स्रोत में पौधों से क्या क्या लिखा है, पौधों में हाँ एसिड। ठीक है, सुन लीजिए एसिड, सबसे पहले से एक एक पढ़ते जाइए, एक एक एक्सप्लेन करते जाएंगे हम। एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल। अगर साधारण भाषा में कहें, अब यहाँ हालांकि हमें बोलना नहीं चाहिए ये शब्द, क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे, छोटे नहीं रहने से मतलब है आप कक्षा 7-8 वाले नहीं रहे, वहाँ पर अम्ल वम्ल बताए जाते हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। अब हमको केमिकली जानना होता है एसिड क्या है, बेस क्या है। अब हमको खट्टा मीठा से नहीं मतलब है कि खट्टा है तो हम अम्ल पढ़ेंगे ये करेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए आप कि नॉर्मली ऐसे पदार्थ जिनके स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो पेड़ पौधों से मतलब है जैसे टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इमली में पाया जाने वाला अम्ल, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, ये सब क्या है, पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब जो अम्ल हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनसे प्राप्त होते हैं। एस्टर जो होते हैं वो आपके मोम के फॉर्म होते हैं। जो मोम होते हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं, उनका जो आप फार्मूले कहेंगे केमिकल्स के, ठीक है, उस तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं। और क्या है,
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है खाने पीने वाली चीज़ें, जैसे आलू, जो एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एक शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शुगर जो होती है कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म शुगर होती है, इसीलिए कहते हैं शुगर खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए शुगर में ऐसी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट देती हैं वो भी मना कर दी जाती हैं, जैसे शुगर, चीनी तो मना होती ही होती है, इसके साथ आलू भी मना हो जाता है क्योंकि उसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी शुगर की पर्याप्त मात्रा है। उसी के साथ साथ चावल भी बंद कर दिया था शायद। चावल में क्या होता है, चावल में मंड होता है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, साधारण भाषा में माड़। नहीं देखा होगा, जब कहीं चावल वावल पक रहे होते हैं तो उस पर क्या गाढ़ा गाढ़ा वाइट वाइट सा, ठीक है, द्रव निकलता है, उसको क्या कहते हैं, माड़ ही तो बोलते हैं। वो आपका क्या है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अब अगर कुछ शुगर के पेशेंट हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि सेला चावल खाइए। देखा होगा भूरे भूरे कलर के होते हैं, तो सेला चावल का मतलब क्या होता है, वो भैया माड़ रहित होते हैं, यानी स्टार्च रहित होते हैं, मंड रहित होते हैं। उनमें क्या किया जाता है, पहले जो धान है, धान को ही उबाल दिया जाता है, समझ रहे हैं, जैसे लैया या नहीं भुजवाई जाती है, वही प्रोसेस की दाल, वो सॉरी दाल बता रहे हैं, धान, ठीक है, धान को ही क्या किया जाता है, उबाल दिया जाता है, जिससे उसका जो स्टार्च है वो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या, हालांकि स्वाद नहीं आएगा, वो चावल आप खाएंगे आपको बहुत बेकार लगेंगे, स्वाद होएगा नहीं उसमें कोई, क्योंकि चावल मीठा लग रहा है या जो कुछ है वो है तो स्टार्च की वजह से ही, अब स्टार्च ही उसमें से हटा दिया तो बेकार है। आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। स्टार्च क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट जनरेट करती है। कार्बोहाइड्रेट ही जो है, स्टार्च का फॉर्म, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, और ये क्या करते हैं, जब टूटते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। तो ग्लूकोज ही हमारी बॉडी में जो होता है, एक्स्ट्रा शुगर या फैट जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही स्टोर होता है हमारी बॉडी में। जो शुगर होती है, कहते नहीं शुगर हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, तो वो क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ही तो हमारी बॉडी में बढ़ती है। ग्लूकोज होता क्या है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है यानी फैट है जो, वो किस अवस्था में रहती है, फैट टूटती है, ग्लूकोज जनरेट करती है। यानी कहने का मतलब जब हम चीज़ों को खाते हैं तो हमारे जो स्टोरेज होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में फैट स्टोर करती है, ठीक है। तो अगर क्या है, फैट का मतलब हो सकता है गलतफहमी में हो कि मोटे पतले से नहीं होता है। फैट का मतलब होता है यहाँ पे पकड़िए, ये हिस्सा जो होता है इसको पकड़िए, जितनी मोटी परत आ जाए, समझ रहे हैं, आराम से घर पे पकड़ लेना है। अब यहाँ पहले सुन लो, ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे तो जितनी मोटी परत, किसी के देखा होगा बहुत पतली पतली परत बनती है, किसी के क्या होता है एकदम मोटी मोटी लग रहा है, पूरा का पूरा ऐसे आ रहा है, तो वो जो जितनी मोटी परत बनेगी वही चीज़ क्या है, फैट है। इसका मतलब है मोटी परत बन रही है तो फैट क्या है, ज़्यादा है, पतली परत बन रही है तो इसका मतलब है फैट कम है। इस वजह से क्या होती हैं, समस्याएं होती चली जाती हैं। आप कह सकते हैं फैट वाली चीज़ें जब खाते हैं तो शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता रहता है। अगली चीज़ बोलिए क्या है, वनस्पति तेल, ये तो जानते ही हैं, नॉर्मल सा तेल जितने होते हैं, लिखा तो सभी पे वनस्पति तेल ही होता, सोयाबीन हो गया, मूंगफली ऑयल हो गया, सरसों हो गया, सारे के सारे क्या है, वनस्पति तेल ही तो हैं। बस फ़र्क क्या होता है, डालडा जो होता है लिखा वनस्पति तेल ही होता है उस पर भी शायद, या वनस्पति घी, ध्यान दीजिएगा, जबकि हाँ डालडा जो होता है या जो भी चीज़ है उस पर क्या लिखा होता है, वनस्पति घी लिखा होता है। कायदे में नियम ये कहता है कि वनस्पति से बनाए जाने चाहिए, जबकि वनस्पति से बनाए नहीं जाते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं, उसमें होता है वनस्पतियों का ही होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या करते हैं, फैट बढ़ाने के लिए चर्बी मिला देते हैं, जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है, ठीक है। अब जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है जिससे क्या होता है, नुकसान, कहने का मतलब है फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फैट और ऑयल में यही अंतर होता है। ऑयल अगर कोई है, अगर वो चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर जम नहीं रही है, कभी भी जमती नहीं है, तो इसका मतलब है वो ऑयल है, और अगर जम रही है तो इसका मतलब है ऑयल नहीं है, फैट है। सरसों का तेल आप रख दीजिए, चाहे जितना जाड़ा हो जाए, देखिएगा कभी जमेगा नहीं। नारियल तेल रख दीजिए आप, देखिए थोड़ा सा जाड़ा होगा, ठीक है, तो जम जाएगा। तो है क्या, ऑयल की कैटेगरी ही तो है, लेकिन वो क्या है, फैट का हिस्सा है, और सरसों का तेल प्योरली क्या है, ऑयल है। अब उसके बाद अगला जो था आपका, ठीक है, क्या चीज़, अच्छा गोंद। अब देखिए गोंद की अगर बात करेंगे तो गोंद अगर आप देखें, ठीक है, गम नहीं, वो चीज़ अलग होती है। गोंद की अगर बात करें तो आपने देखा होगा जिसको साधारण भाषा में हम गाद बोलते हैं, पेड़ वेड़ में देखी होती, शाब्दिक अर्थ जो गोंद का है वो है, वो हमें क्या होता है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो अगले हिस्से हैं, बीच में एक शब्द आया था, ठीक है, आपका जैसे पेट्रोलियम की बात करेंगे तो उसमें केरोसिन है, मतलब केरोसिन का मतलब जानते होंगे शायद मिट्टी का तेल है। इसी में एक क्रम में आया था वैसलीन,
तो वैसलीन जेली जो होती है उसको आप कभी देखिएगा, जो भी वैसलीन खरीदिएगा, ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, वैसलीन के नीचे लिखा होता है पेट्रोलियम जेली लिखा होगा। तो वो होता क्या है, जब हम पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, ध्यान रहे, जब पेट्रोलियम का शोधन करते हैं तो पंपिंग होती है, ठीक है। इंजन देखा होगा आपने 2 पहियों वाला, देखा है, उसमें देखा होगा सरिया लगी होती हैं, ऐसे लगी होती है सरिया, 2 या 3 लगी होती हैं, वो ऐसे से छुक 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 चला करता है, ये तो प्रोसेस होता है। अब जब ये चला करता है ऐसे, तो देखा होगा यहाँ पर गंदगी जैसी इकट्ठा हो जाती है, ग्रीस मोबिल ये सब हिस्से इकट्ठा हो जाते हैं, यही सेम चीज़ वैसलीन है, ठीक है, समझ लीजिए। जब हम पेट्रोलियम का शोधन, खराब चीज़ नहीं है, जब हम पेट्रोलियम का शोधन करते हैं तो गंदगी के फॉर्म में या अवशेष के फॉर्म में, पेट्रोलियम के शोधन करने में जो गंदगी या अवशेष इकट्ठा होता है वही वैसलीन होती है। यानी जो पेट्रोलियम है उसको अन्यथा मत लीजिए कि हमारा गंदगी है नहीं लगाएंगे, सब लोग लगाते हैं ऑटो पे, तो वो चीज़ क्या है, वो है हालांकि पेट्रोलियम से ही निकल कर आई है, लेकिन पेट्रोलियम का वो वेस्ट मटेरियल है। ऐसे तो वेस्ट मटेरियल बहुत हैं जो सारे के सारे खाते हैं, शहद मधुमक्खियों का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है आप खाते हैं, ब्रेड खाते होंगे, सड़ा कर ही तो बनाई जाती है, खमीर बनाया जाता है, खमीर क्या है, सड़ाया ही जाता है, उसको आटा इतना रखेंगे जब इतना बड़ा हो जाएगा फूल के, तब ब्रेड से की जाती है। तो यानी कहने का मतलब ऐसे तो बहुत से सिद्धांत आपको मिलेंगे, दही खाते ही होंगे, लेकिन संयोग ये है, ये हमारे साथ, हम ऐसा नहीं है कि पहले से जानते थे केमिस्ट्री, लेकिन संयोग ऐसा है ये चीज़ें हम नहीं खाते, ना तो हम दही खाते हैं, ना तो हम सिरका खाते हैं, ना तो हम शहद खाते हैं। अब इस समय डॉक्टर ने बताया हुआ है, ठीक है, शहद के लिए, तो अब मजबूरन बोतल में भर के लाते हैं शहद और पानी का मिक्सचर, ठीक है, इतनी बदबू आती है, देखा होगा कभी नाक पकड़ के पीते हैं, यानी मन नहीं होता लेकिन मजबूरन थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि भाई गले की दिक्कत है उस वजह से, ठीक है, थोड़ा स्मूथ रहता है। लेकिन सारी चीज़ें क्या हैं, इस तरह की अगर चीज़ें संयोग से, ये मात्र एक संयोग है, ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री जानते हैं इसलिए नहीं करते, ये हम शुरुआत से नहीं खाते हैं। दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्पेशल देख सकते हैं बैक्टीरिया वो एग्जिस्ट करते हैं। सिरका माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरियाज होते हैं, यही आपने जो लास्ट में लिखा होगा शायद कुछ एसिड लिखा होगा, तो एसिटिक एसिड ही सिरका होता है, CH3COOH को ही क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। सिरका बनने का प्रोसेस सभी लोग जानते हैं, गन्ने के रस को रख दिया जाए, सड़ा दिया जाता है गन्ने के रस को, और सड़ा हुआ जो फॉर्म होता है वही सिरका होता है। प्रोसेस ये है किया क्या, ये इंटर में पढ़ोगे कोर्स में, आप एसिटिक एसिड आपके कोर्स में है, तो इसके लिए करते क्या हैं, सिंपल सा हम नॉर्मली ऐसे ही रखते हैं थोड़े दिन के लिए, महीना 2 महीना 4 महीने रखते हैं, तो हमारे जो इन्वायरमेंट में माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया होते हैं, माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया धीरे धीरे आते हैं उसमें, जब उसको सड़ा देते हैं पूरी तरह से, तो वो क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है। जितना ज़्यादा सड़ेगा उतना अच्छा सिरका, कहते नहीं खूब उठा है शब्द बोला जाता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उतना ही ज़्यादा उसमें बैक्टीरियाज मिल गए माइकोडर्मा एसिटो। सिरके के बैक्टीरिया थोड़े बड़े होते हैं, वो दिखते तक हैं, कभी कभार आप देखेंगे तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या है, दिखते हैं। यानी आप कह सकते हैं इसी तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, कहीं आर्टिफिशियल और कहीं नेचुरल फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जाइए अब आगे कल देखेंगे।